नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीएस अकेडमी जोन के इस क्लास में हम लोग क्लास 8th के एनसीईआरटी का जो इतिहास है, इस बुक से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का जो पोर्शन इसमें दिया गया है उसका सेकंड लेक्चर आज हम लोग लेकर आए हुए हैं। और आज हम लोग क्लास 8th के जो आधुनिक भारत का इतिहास का जो पोर्शन है उसे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड लेक्चर है चूँकि, तो आज हम लोग क्लास जो है चैप्टर 8 से शुरू करेंगे, महिलाएं, जाति एवं सुधार। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो इसे भी देख लेते हैं। दूसरी बात कि जो लोग भी एनसीईआरटी के नोट्स बाई करना चाहते हैं वो लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लगभग हर एक सब्जेक्ट का एनसीईआरटी नोट्स बेहतर तरीके से हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप कम कीमत पर उसे बाई कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी कुछ नोट्स आता रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, वह उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखिए ये जो चैप्टर है 8 नंबर, महिलाएं, जाति एवं सुधार, ये हमारे जो है नोट्स से बना हुआ है और ये नोट्स से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय जो 1772 में जिनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसी तरह के एक सुधारक थे, मतलब कि एक समाज सुधारक थे। इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। किसके नाम से? ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी जो है संगठन बनाया, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज या ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना है और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। राजा राम मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। कहने का मतलब है कि राजा राम एक सुधारक थे, सुधार चाहते थे और ये जो पश्चिमी शिक्षा है उसके पक्षधर थे, और यहाँ तक कि महिलाओं के लिए ये ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करना चाहते थे, उनके लिए समानता देना चाहते थे। ठीक है, राजा राम सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप जानते हैं कि सती प्रथा के लिए भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा। आप जानते हैं कि विलियम बेंटिक के सहायता से सती प्रथा कानून पारित हुआ और तब जाके सती प्रथा पर रोक लग पाई, जो है राजा राम मोहन राय के सपोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे इनके बारे में कुछ और लिखा गया है। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विधवा विवाह के लिए कानून कब पारित हुआ था? तो 1856 में पारित हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार तक भी कर दिया था। यानी राजा राम मोहन राय उन्होंने समाज में सुधार का काम किया और 1829 में विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा कानून लेकर आए और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। उसी तरह से ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी एक समाज सुधारक है। उन्होंने विधवा विवाह पर जो है अपना बल दिया और इसके लिए 1856 में एक विधवा विवाह कानून पारित कराया और तब जाके जो है विधवाओं का विवाह संपन्न हो पाया। जो विधवाएं थी वो विवाह कर सकते थी और इस तरह से कानून लाने के चलते जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी के बारे में। देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था। लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती।
ठीक है। और इसके अलावा इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन विधवा विवाह के समर्थन में थे। नाम दे देगा वीरेशलिंगम पंतुलु, इसके अलावा दे देगा आपका दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसके अलावा दे देगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इस तरह से कुछ नाम दे देगा और फिर आपको वहाँ पे टिक लगाना रहेगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं स्कूल लड़कियां जाने लगी। अभी आप देखिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। यानी ये कुछ सुधारक हैं, जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बम्बई में बहुत सारे सुधारकों का किया, इन्होंने स्कूल खोले जिससे लड़कियां जो है कलकत्ता में जो है, देखिए कलकत्ता में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया, स्कूल खोला। बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने स्कूल खोला। उसी तरह से आर्य समाज जो था, तो आर्य समाज द्वारा पंजाब में खोला गया और जो है आपका ज्योतिबा राव फुले थी, उनके द्वारा भी महाराष्ट्र में स्कूल खोले गए। तो इस तरह से जो है बहुत सारे सुधारकों ने स्कूल खोला। ध्यान रखिएगा जो ये नाम दिया गया यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के बारे में महिलाएं खुद लिखने लगी थी। अब इसके समक्ष कहा जा रहा है कि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। कहाँ का, तो ध्यान रखिएगा भोपाल का जो बेगम थी उन्होंने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने महिला और कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। यहाँ पर ये नाम आपको याद रखना जरूरी है। कौन सा, तो बेगम रुकैया सखावत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। कौन खोला था, तो बेगम रुकैया सखावत। आगे कहा जा रहा है कि 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर रही थी। यानी पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब ही लिख डाला। अब देखिए यहाँ पे अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो घर पर रहकर शिक्षा पाने वाली जो महिला थी उनका नाम था ताराबाई सिंधे। तो ताराबाई सिंधे जो है स्त्री पुरुष तुलना नामक एक किताब प्रकाशित किया जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद समाजों में जो फर्क है उसकी आलोचना करते हुए उस पुस्तक में नजर आई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ताराबाई सिंधे के द्वारा। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक में किस चीज़ का विवरण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने ऊंची जातियों का हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ये कुछ एडिशनल आपका इन्फॉर्मेशन है। आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलनों में भी हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कुछ महिलाएं ऐसे थीं कि 1920 के दशक तक आते आते विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में भी भाग लेना शुरू कर दिया था। और जो है जब 20वीं शताब्दी चल रहा था उसी समय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अन्य नेताओं ने भी जो है महिलाओं के
जो है समक्ष या उनके लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की समर्थन करते थे, मांग करते थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, बाल विवाह के विरुद्ध कुछ कानून दिया गया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया, यानी 100 साल बाद। किसके 100 साल बाद? तो सती प्रथा के 100 साल बाद, यानी 1829 में सती प्रथा अधिनियम यानी कानून आया था, और फिर 100 साल बाद यानी 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। बाद में यह उम्र और बढ़ा दी गई और 21 साल और 18 साल कर दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाल विवाह विरुद्ध कानून कब पारित किया गया था? तो 1919 में पारित किया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो 18 साल और 16 साल। अब हम बात करते हैं जाति सुधार और समाज सुधार के बारे में। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिससे भारतीयों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। अब यहाँ पे हुआ यूँ कि राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की जो आलोचना करता था पुराने बौद्ध ग्रंथ, उसका उन्होंने अनुवाद किया, और फिर जो है प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिससे सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया जाता था। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का स्थापना किया। यानी यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने क्या किया? तो जो है 1840 में परमहंस मंडली का जो है यहाँ पे गठन किया। और आगे बात करें, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन एलन नामक एक कुली जहाज के द्वारा भारतीय मजदूरों को मॉरिशस ले जाया जाता था और उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से ज़्यादातर मजदूर निचली जाति के होते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दिया कि कक्षा में जगह नहीं, यानी बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा से बाहर बरामदे में बैठाकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे में दूषित न कर सके जहां ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो इस तरह से कुछ छुआछूत या उच्च जाति और नीच जाति के बीच कुछ जो है फासले जो है नज़र आ रहे थे उस समय। ठीक है, जो अच्छी बात नहीं थी। यहाँ पे अब देखा जाए तो B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे, जबकि उनके खुद बच्चे जो है उस स्कूल में नहीं पढ़ पाते थे। उनको बाहर जो है बैठाकर पढ़ाया जाता था, या उन्हें सिर्फ सबक सुनने की जो है आज़ादी थी। यहाँ पे एक एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण है लाइन, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो घासीदास ने किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुलामगिरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न जाति नेताओं में ज्योतिबा फूले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे। 1827 में ज्योतिबा फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूल में शिक्षा पाई। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो है सत्यशोधक समाज नामक संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और फिर है कि 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब लिखा गया था? 1873 में लिखा गया था। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा।
और कहा जा रहा है कि जो जाति सुधार का यह जो आंदोलन था, यह सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था, बहुत सारे लोग मिलकर जाति सुधार के लिए आंदोलन चला रहे थे, जैसे कि ज्योतिबा फुले हो गई, बी.आर. अम्बेडकर हो गए, इसके अलावा ई.वी. रामास्वामी नायर हो गए। तो इस तरह से अनेक लोग जो है नेतृत्व कर रहे थे। ध्यान रखना ये है कि जो ई.वी. रामास्वामी नायर थे, ये कहाँ पे, तो दक्षिण भारत में ये आंदोलन चला रहे थे, जबकि पश्चिम भारत में आंदोलन जो है बी.आर. अम्बेडकर चला रहे थे। ठीक है। अब मंदिरों में कौन जा सकता था, कौन नहीं जा सकता, इसके संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। महार मतलब निचली जाति। और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा, क्योंकि उनको शुरू से ही इस चीज़ को झेलना पड़ रहा था। उच्च जाति और नीच जाति का जो बीच का जो दायरा था, उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा झेला था। इसलिए जब वो लौट कर आए पढ़कर, तो फिर इस पर जो है इस दायरे के बीच में लिखना शुरू किया। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, और जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर आग बबूला हुए और दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए जो है 3 आंदोलन कब से कब तक चलाए थे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि 1927 से 1935 के बीच में अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए 3 आंदोलन चलाए थे। चलिए अब हम बात करते हैं गैर ब्राह्मणों के आंदोलन के संबंध में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई.वी. रामास्वामी नायर एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। महत्वपूर्ण लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा कि स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ई.वी. रामास्वामी के नायर के द्वारा शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन, तो स्वाभिमान आंदोलन। ठीक है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु द्वारा रचित भगवत गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिंह सभा आंदोलन महत्वपूर्ण है। ये सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई थी। ध्यान रखिएगा, सिंह सभा की स्थापना कब हुई, 1873 में। कहाँ पर हुई, अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे गैर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता था। तो इस बात को भी आपको याद रखना है सिंह सभा आंदोलन के बारे में। चलिए आगे अब हम बात करते हैं काले गुलाम और गोरे बगान मालिक के संबंध में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, किसमें, गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच एक संबंध स्थापित किया था। देखिए ये जो गुलामगिरी पुस्तक है, सीधे गुलामगिरी पुस्तक से लिखा जाता है। क्वेश्चन आता है कि गुलामगिरी पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है या किस चीज़ के आधार पर लिखा गया है। तो इसमें गुलामगिरी में क्या है, अमेरिका में और भारत में दोनों तरफ से जो दास प्रथाएं चले थे उसमें तुलना किया गया है, या कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया गया है किस तरह से जो है नीची जाति के लोगों का जो है दशा है या उनकी जो है स्थिति है इस समाज में। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री और व्यापारिक पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया था। वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे
और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और बागानों में काम करना पड़ता था और ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पौ फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे, मतलब कि सुबह होने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत इसी तरह के कुछ बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में 1776 में अमेरिका की क्रांति की भावनाओं को 1776 की अमेरिका क्रांति की भावना जो थी ये भड़क उठी थी उसमें। तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। हमने इसको यहाँ पे इसलिए रखा था क्योंकि गुलामगिरी पुस्तक में पूछता है कि किस चीज़ का वर्णन है, तो मैं अक्सर जो इसमें दास प्रथा का जिक्र आता है। अब यहाँ पे सुधारों के लिए कुछ संगठित होना, यहाँ से कुछ जो सुधारक हैं उनके बारे में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। तो देखिए, केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्मो समाज के कुछ मुख्य नेताओं में से एक थे और ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरोध थी और इसे अनुयायी उपनिवेशकों के विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज के विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदू और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला था। हम डिजरियो एवं यंग बंगाल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1820 के दशक में हेनरी लुई विलियम डिजरियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को अमूल परिवर्तनवादी विचारों को अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी अभियान चलाए। तो ये जो है डिजरियो हैं, ये क्या थे? तो 1920 के आसपास में ये कलकत्ता के जो है हिंदू कॉलेज के ये अध्यापक थे। अब हम रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। और ये जो कृष्ण मिशन था ये किस पे लक्ष्य देता था? तो मुक्ति पर लक्ष्य देता था। और स्वामी विवेकानंद जो 1863 में जन्म हुआ था और 1902 में इनकी मृत्यु हुई थी, जिनका मूल नाम नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधाराओं से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र के धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे। उन्होंने विश्व स्वामी पर वेदांत दर्शन के अध्यात्म गौरव की पुनर्स्थापित किया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना ही नहीं था। अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधारक तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारदीवारी के बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की भावना जो है अव्यवस्था में उन्होंने साधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्होंने यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है
उन पर भी जो है काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इनका जो है यहाँ पे दिया गया है इनके बारे में। प्रार्थना समाज के बारे में बात कर लें तो 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज के जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह को उन्मूलन के लिए प्रयास किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। इसकी धार्मिक बैठक में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, वेद समाज। अब देखिए, वेद समाज के बारे में दिया गया है कि मद्रास यानी जो चेन्नई है उसमें 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई और वेद समाज ब्रह्मो समाज से ही प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव के समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि वेद व्यास आपका जो है कब स्थापित हुआ था? तो मद्रास में हुआ था जो है 1864 में। अलीगढ़ आंदोलन, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अब जानते हैं कि सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, अब हम लास्ट चैप्टर इस अध्याय के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। और ये 1870 के दशक से लेकर 1947 तक, यानी ये इसके बाद क्लास 8 का जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कुछ पोर्शन जो दिया गया था वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे तो। और हम अभी इसके बाद क्लास 10th भी पढ़ेंगे, पॉलिटी का भी एनसीईआरटी में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो हर चीज़ का मैं एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़ाऊँगा, इसके एमसीक्यू भी मैं लाने का प्रयास करूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह चेतना, मतलब कि राष्ट्रवाद का चेतना जो है 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 से 1880 के दशक में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथ में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। यानी अभी जो हमने पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बम्बई रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम लिया ना, एक संगठन है और इसी संगठन के माध्यम से लोगों के बीच उनकी भावनाओं को जगाने का, उनकी चेतना को जगाने का प्रयास किया जा रहा था कि देखिए किस तरह से हमारे ऊपर अंग्रेज जो है दमन कर रहे हैं, हमारे जो है शोषण कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात की जाए तो कहा जा रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा नाम को गौर से देखिए। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोगों का या सबके लिए, सर्व मतलब सभी और जनिक मतलब लोगों का। यानी हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय व वर्ग के लक्ष्य नहीं थे। वे इस विचार के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों, संप्रभुता और एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियाद तत्व होता है। ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामले के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1870 से 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हो गया था। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। अभी आर्म्स एक्ट पारित हुआ तो ये आर्म्स एक्ट था क्या? तो आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने के अधिकार छीन गया। यानी जो लोग हथियार अपने पास रखते थे, अब वह जो अधिकार है आर्म्स एक्ट 1878 का जो नियम आया, इसके तहत अब कोई भी भारतीय जो है अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। ठीक है, उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप करा जा सका।
यानी यहाँ पे दो बातें आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात ये पूछा जा सकता है कि आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1878 में। और दूसरी बात कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या, तो ये जो था ये पेपर पर जो समाचार पत्र छपता था उसके ऊपर ये पाबंदी लगाई गई थी कि आप मनमाने तरीके से कुछ भी नहीं छाप सकते हैं। जो भी आप छापेंगे उसको पहले सूचित करना होगा, बताना होगा कि आपने क्या छापा है, और वो सरकार के अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है दो कानून पारित किए गए थे, ठीक है। और जो लोग आलोचना कर रहे थे उन्हें जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से जो है चुप करा दिया गया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छापती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू किया। अब देखिए अब फिर क्या हुआ, तो फिर 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल जो है पारित किया। और जब इल्बर्ट बिल 1883 में पारित किया गया था तो इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं ताकि भारतीयों में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित हो सके। कहने का मतलब है कि अभी तक नियम था कि चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, कहीं का व्यक्ति हो, अगर कोई जो कानून का उल्लंघन करता है या कोई गलती काम करता है तो उसके ऊपर अगर मुकदमा करना है तो सिर्फ अंग्रेज जज या अंग्रेज अधिकारी ही करते थे। लेकिन अब नियम आ गया इल्बर्ट बिल 1883 के माध्यम से कि कोई अगर भारतीय जो है जज भी है या भारतीय अगर कोई व्यक्ति है, न्यायाधीश है, तो वह भी जो है अंग्रेज के ऊपर मुकदमा दायर कर सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है, ठीक है। इसे इल्बर्ट बिल कहा गया था। तो कहा जा रहा है कि जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया, यानी इसके विरोध में क्या हुआ, अंग्रेज जो है इल्बर्ट बिल के विरोध में जो है खड़े हो गए, जिसके चलते सरकार ने इस विरोध जो विधेयक था उसको वापस ले लिया। और भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता है कि किस तरह से अंग्रेज सिर्फ अपने ही फायदे की बात करते हैं, न कि दूसरे लोगों का। अब हम बात करते हैं 1885 से। देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा में करके एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को देश में बम्बई में जो है आपका 72 प्रतिनिधियों के समकक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी और जो है रोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य जो है लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। बम्बई और कलकत्ता के ही थे सभी लोग। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। नौरोजी क्या थे, दादा भाई नौरोजी एक व्यवसायी थे और प्रचारक थे जो लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने का अहम भूमिका अदा की। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, 1885। प्रथम अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे, तो 72 प्रतिनिधित्व। प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य नेताओं में से कौन कौन थे, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, WC बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर। तो इस तरह के कुछ नेता लोग थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो दादा भाई नौरोजी थे इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन कुछ समय के लिए भारत आए हुए थे और यहाँ तक कि वह इंग्लैंड में जो है संसद के सदस्य भी रह चुके थे। आगे अब हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की थी। यानी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत ही जो है धन के निष्कासन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो जनवरी 1886 में
द इंडियन मिरर नामक अखबार ने क्या लिखा कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश के भावी संसद का केंद्रक है और हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालिक रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधित्व से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह भारत के सभी समुदायों की संस्था है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कथन दे देगा कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, और कथन दे देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि यह भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व या समुदायों की संस्था है। तो ध्यान रखिएगा और इस तरह से आपको आंसर बताना होगा। अब उभरता हुआ राष्ट्र के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पहले 20 सालों की कांग्रेस के उद्देश्य और तरीकों के लिहाजा से मध्यवर्गीय पार्टी थी। यानी अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरू के 20 साल को देखा जाए तो सिर्फ एक मध्यस्थ का काम कर रही थी, ठीक ना। इसी दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों में ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भी भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। तो यह मांग किसकी है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही मांग थी कि जो सिविल सेवा की परीक्षा हो रही है इंग्लैंड में, उसकी परीक्षा भारत में भी कराया जाए। शुरुआत में ही कांग्रेस सभी भारतीय लोगों को हक में और उनकी ओर से बोलने का संकल्प कर रही थी। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन समाप्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। यानी लोग मानते थे कि अगर ऊंचे पद पर या अधिकतर संख्या में अगर भारतीय लोगों को नौकरी मिलता है तो जो धन ब्रिटेन अपने यहाँ भेज रहे थे उसकी कुछ मात्रा रुकेगी भारत में, ठीक है ना, कुछ संपत्ति रुकेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति यानी बोलने की जो आज़ादी है उसे स्वतंत्रता दी जाए, ठीक है। ये कुछ जो है मांग थी भारतीय लोगों का। आगे बात की जाए तो शुरुआती सालों में कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़े हैं, बढ़ती लगान के कारण काश्तकार और जमींदार विपन्न हो गए, मतलब कि गरीब हो गए हैं, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों को कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाएं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कथन देकर कि निम्नलिखित में से जो है किस पक्ष में कांग्रेस जो है बात करती थी। आपका ऑप्शन दे देगा कि जो है फौजी के खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए अनुदान दिए जाए और जो है खाद्य पदार्थों का क्या किया जाए, निर्यात को कम किया जाए, ठीक ना। तो ये सारे कथन सही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव या भारतीयों के कामों में दखलंदाजी करने वाले वन प्रशासन की जो वजह से वनवासियों की बढ़ती मुसीबतों के बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए थे। किसने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। इससे पता चलता है कि पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। मध्यवर्गीय नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और ये साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश का आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधित्व भेजे। लेकिन मध्यवर्गीयों को भी ये लगता था कि अंग्रेज
स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीयों की न्यायसंगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। अब निरस्त करना का मतलब कि किसी कानून को समाप्त करना या किसी कानून को वैधता जो है अधिकतम रूप से उसको ख़त्म करना। अब देखिए, अब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, आपने बाल गंगाधर तिलक का कथन सुना होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल खड़ा करने लगे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये अंग्रेजों के सामने सिर्फ अपनी बात को रख रही है कि हमारी बात को माना जाए, यानी याचना कर रही है, ठीक ना, यानी प्रार्थना कर रही है। ये कुछ इस तरह से कुछ आरोप लगाए जा रहे थे कि ज़बरदस्ती अपनी मांग को नहीं रखा जा रहा है, ठीक ना। तो ये जो है 1890 का जो दशक था, इसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस के ऊपर इस तरह से जो है सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, चूँकि ये जो नेता हैं ये लोग एक गर्म दल के हैं, ठीक है ना, इसे बाल पाल लाल घोष के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो जैसे नेता ज़्यादा अमूल प्रतिनिधिवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की, यानी हमने पहले ही बताया कि जो नरमपंथी लोग थे वे लोग निवेदन अंग्रेजों से करते थे कि ये काम करना है, ये काम करना ही करना है, सुझाव मतलब समझे कि इनकी बात को सिर्फ अंग्रेज सुनते थे, अगर उनको अच्छा लगता था तो उस पर परिवर्तन करते थे, नहीं अच्छा लगता था तो नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन गर्मपंथियों को कहना था कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उनके सामने प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे देश में है, हम नहीं, बल्कि हम उनके देश में नहीं हैं, ठीक है। तो नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा रखना चाहिए, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से नारा किसका है, ठीक ना, और नारा दे देगा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नारा किसका है, ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का है। अब यहाँ पे बात आती है कि सन 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। किसने बंगाल का विभाजन किया, तो कर्जन ने। उस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सब आते थे, ठीक ना, बांग्लादेश भी आता था। तो उसमें जो कुछ भाग भी उसमें बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, यानी अंग्रेज का कहना था कि चूंकि बंगाल है बहुत बड़ा है, इस पर हम लोग सही तरह से शासन नहीं कर पा रहे हैं, सही तरह से इसे हम लोग चला नहीं पा रहे हैं, इसके चलते इसको कुछ टुकड़े करने पड़ेंगे और जब ये छोटा छोटा प्रांत हो जाएगा तो इसको सही तरह से चलाना आसान हो जाएगा। तो इस बात की हवाला को देकर उन्होंने बंगाल को तोड़ने का प्रयास किया, जबकि वास्तविकता कुछ और थी, ठीक है ना। इससे किसको सुविधा मिलने वाली थी, जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से होता था, लेकिन सरकार ने बगैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय उसके पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया, ठीक है, यानी जो बंगाल का पूर्वी भाग था उसे अलग किया गया और उसको असम में ले जाकर मिला दिया गया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। अब जानते हैं कि जितने भी शिक्षित लोग थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, या जो लोग देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, अक्सर वे कलकत्ता से या बंगाल से थे, ठीक ना। तो उसमें अंग्रेज चाहते थे कि जैसे ही हम लोग इसको तोड़ेंगे तो जो ये लोग संघर्ष कर रहे हैं इनमें जो है कह सकते हैं कि बंटवारा हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगी और जो ये आवाज़ उठ रही हैं ये आवाज़ जो है उठना बंद हो जाएंगी। तो इस उद्देश्य से अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो लिखा जा रहा है कि तिलक के संपादन में निकलने वाले मराठी अखबार केसरी ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो केसरी जो अखबार था ये मराठी भाषा में लिखा जाता था और जो मराठी जो पत्र था इसको अंग्रेजी में लिखा जाता था। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर
फैल गई थी। मध्यवर्गीय और अमूल प्रतिनिधिवादी कांग्रेस के सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। चूँकि बंगाल का विभाजन जब किया गया था 1905 में, तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक प्रांत तोड़ के आप अलग अलग प्रांत बना रहे हैं, तो लोगों के बीच विभाजन हो रहा है। तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया और जुलूस निकाले गए। अब यहाँ पे देखिए, जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से ही जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के बाद शुरू किया गया था। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु इस अन्य इलाके में भी इसकी भारी जो है अनुगूंज सुनाई दी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाएगा कि किस स्थान पर जो है स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के डेल्टा में या आंध्र प्रदेश में, ठीक है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वंदे मातरम आंदोलन किसका स्वरूप है, तो स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया। समाज के लिए अमूल प्रतिनिधिवादी को जनता को लंबबंद करने और ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। यानी स्वदेशी आंदोलन का किया, एक तो हमारे यहाँ का सामान प्रयोग कीजिए, दूसरी जो है जो अंग्रेज की जो ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है, जो निर्यात आयात होकर आ रहा है, उसको क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो बहिष्कार और स्वदेशी ये दोनों जो है आंदोलन 1905 में बंगाल के विभाजन से शुरू हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक भी थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी थी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा, ढाका में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1906 में किया गया था। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ये महत्वपूर्ण लाइन है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग या यूनिस्ट पार्टी, ठीक ना। इस तरह से ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुस्लिम लीग था इसकी स्थापना ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी, और इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। लीग की मांग थी, यानी मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। सन 1909 में सरकार ने यह मांग उनकी मान ली और अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्हें मुस्लिम मतदाता द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। मतलब कि जो मुसलमानों की निर्वाचिका व्यवस्था लागू हुई थी, उसमें सिर्फ जो सदस्य जो है चुनाव के लिए खड़ा होगा वो मुसलमान होगा और उसको सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। तो इस तरह से उनको कुछ जो है प्रावधान किया गया था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थन बनाने का लालच पैदा हो गया था। आगे हम बात करते हैं सन 1907 के बारे में। तो कहा जा रहा है कि 1907 में कांग्रेस टूट गई, यानी कांग्रेस के बीच में मतभेद हो गया। कांग्रेस दो धर्रे में बट गई, एक तरफ गरम दल, नरम दल, ठीक ना। और आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है 2-3 लोगों का जो है जेल भी हुई थी। तो मध्यवर्गीय धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरोध था। इन लोगों को मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यवर्गीय का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर से एकता स्थापित हुई। दिसंबर में नहीं बल्कि देखिए यहाँ पे दिसंबर में नहीं बल्कि 1916 में आप जानते हैं कि जो लखनऊ समझौता हुआ था, वहाँ पे गरम दल, नरम दल, इसके अलावा मुस्लिम लीग के भी जो है ये तीनों समूह एक साथ आकर मिल गए थे। इसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। तो अगले साल कांग्रेस और तमिल लोगों के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर जो है दस्तखत हुए और दोनों संगठनों ने
देश में प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। अब देखिए हुआ यूँ कि 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें लखनऊ समझौते में गरम दल नरम दल मिलकर कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण हो गया। इसके साथ साथ ही मुस्लिम लीग भी उसमें आकर मिला और मुस्लिम लीग के जो प्रस्ताव था निर्वाचन पद्धति का, उसे भी मान लिया गया, जो कांग्रेस का सबसे बड़ी भूल साबित हुई थी और यहीं से देश के विभाजन की एक नींव पड़ गया था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं जन राष्ट्रवाद का उदय के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन से जुड़ते चले गए। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक में कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस में को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि पहले विश्व हिंदू युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था। सैनिक व्यय में इजाफे तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतें की चीज़ें में भारी उछाल आया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती चली गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध के बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। अब देखिए हुआ यूँ कि पहला जब विश्व युद्ध हुआ था, उसमें विश्व युद्ध में चूँकि आर्थिक जो है पैसे की या गोली बारूद की या जो भी हो, जो है युद्ध के चलते कुछ सामानों की आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए पैसे की ज़रूरत था, जिसके चलते जो अंग्रेज़ थे यह कर को बढ़ा रहे थे और कर बढ़ाने से लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें हो रहे थे। लोग कर नहीं अदा कर पा रहे थे। इसके चलते जो है लोगों के अंदर एक निराशा आ गई थी। लोग जो है विरोध करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ जो व्यावसायिक लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तु जैसे जूट के बोरे, कपड़े, पटरियाँ की मांग बढ़ा दी गई और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी गई। यानी अब जो कुछ जो है ज़रूरत पड़ रही थी युद्ध के लिए, ये सब कुछ भारत से ही जो है प्रोवाइड किया जा रहा था। इस तरह से युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारत व्यावसायिक समूह विकास के लिए एक और अधिक अवसरों की मांग करने लगे थे। युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। एक विदेशी युद्ध के खातिर गांव में सिपाहियों की भर्ती करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। यानी जो विश्व युद्ध हो रहा था, तो उस विश्व युद्ध के लिए अब गांवों से सैनिकों की भर्ती किए जाने लगा था। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। ठीक है, और फलस्वरूप ये लोग भी भारत के उपनिवेशवाद का शासन का विरोध करने लगे। कहने का मतलब कि कुछ लोग ऐसे थे कि अंग्रेजी सेना में जो है काम कर रहे थे और जब भी उन्हें विदेश में लड़ने के लिए भेजा गया और जब ये लौट कर आए तो उनको भी पता चल गया था कि किस तरह से ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं, हमारे ऊपर ही शोषण करके हमें ही लड़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई। इस घटना के चलते किसानों और मजदूर के संघर्षों का समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी थी। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी का आगमन और यहाँ से शुरू होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्हीं हालत में महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। क्वेश्चन यहाँ पे महत्वपूर्ण बन सकता है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 फरवरी 1915 में लौटे थे। इसी के चलते प्रवासी दिवस मनाते हैं। दूसरी क्वेश्चन बनेगा कि जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो कितने वर्ष की उम्र थी उनकी, तो 46 वर्ष की थी। ध्यान रखिएगा। वे वहाँ पर नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। यानी दक्षिण अफ्रीका में वे नस्ल भेदी के खिलाफ जो है
आंदोलन चला रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अच्छी मान्यता और लोग उनका आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका आंदोलन की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी और ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय उच्च वर्गीय व्यापारी, वकील और मजदूर सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का मौका मिल चुका था। आगे हम बात करें तो कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। अब जानते हैं कि जब महात्मा गांधी जब आए भारत में 1915 में, तो सबसे पहले उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनसे सलाह ली। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि आप सिर्फ मुंह बंद रखना, कान खोल के रखना और पूरे भारत का पहले दौरा करो, ठीक है। तो उनकी सलाह पर जो है गांधी जी ने जो है पहले साल पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के लोगों, उनकी ज़रूरतों और हालत को समझने लगे थे। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलनों के रूप में सामने आए। यानी शुरू के जो उनके कुछ सफलता मिली, जैसे चंपारण 1917 में, खेड़ा और अहमदाबाद 1918 में इनको कुछ सफलता मिली। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल का उनसे परिचित हुए और 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी आपको जो चीज़ें हैं काफ़ी जो है शॉर्ट में दिया गया है। क्लास 10th का जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा डिटेल में रहेगा, ठीक है। लेकिन पढ़ना दोनों हम लोग का है, क्लास 8th 10th 12th में तो काफ़ी बोर्ड लेवल पर दिया गया है, उतना जरूरी नहीं है। उसमें से कुछ कुछ पॉइंट जो है जरूरी होगा उसको हम लेकर आएंगे। यहाँ पे हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करें तो देखिए 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, किस कानून को जो है शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया गया था? तो रॉलेट सत्याग्रह को बताया गया था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को जो है अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसके आह्वान पर जो है 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह के जो है विरोध में, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अपमान या याचना दिवस 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया था और हड़तालें जो थी इसको की गई थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1895 के अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लभेदी भेदभाव का विरोध करने के लिए नेटाल कांग्रेस का स्थापना किया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आंदोलन शुरू करने के लिए जो है सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। हालांकि यह मोटे तौर पर शहरों तक सीमित था। अब देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि रॉलेट सत्याग्रह जो था यह किस क्षेत्र में जो सक्रिय था, ग्रामीण, शहरी? तो ध्यान रखिएगा ये ज़्यादातर जो है शहरी क्षेत्र में ही सक्रिय था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए और हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए दमनकारी रास्ता अपनाया। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल के दिन और अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इस दिन का जो है इसी दमन का हिस्सा था। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा को जताते हुए नाइटहुड की उपाधि को उसने लौटा दिया था। यानी 13 अप्रैल 1919 के जो बैसाखी के दिन था और जालियांवाला बाग में कुछ लोग जो है शामिल हुए थे, शांतिपूर्वक अपनी बात विचार को कर रहे थे और उसी समय जो है जनरल डायर आते हैं और उनके आह्वान पे जो है लोगों ने, जो पुलिस थी उनकी गोली चलाना शुरू कर दी और 379 लोग मारे गए, जिसके जो है गुस्से से या जिनके दुख के चलते जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे अंग्रेजों को लौटा दी थी।
आगे बात करते हैं तो रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाने रखने के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी भी यही चाहते थे। उनकी राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्म को लोगों का एक देश है। उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करते रहें। आगे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने तुर्की के सुल्तान जो खलीफा थे उन पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की तरह है इस घटना पर भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान यह भी चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी जो है असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। पहला क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो अली बंधु थे जिसे शौकत अली और आपका मोहम्मद अली कहा जाता था। ठीक है। और खिलाफत आंदोलन कब शुरू होता है, तो ये 1919 से लेकर जो है 1923 के बीच तक 22 के बीच में ये चलता है। ठीक है। और गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन किया। यानी ये जो अली बंधु थे ये चाहते थे कि असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए, तो गांधी जी ने इनकी बात को माना और कांग्रेस से आग्रह किया कि वह पंजाब में हुए अत्याचारों यानी जालियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में होते हुए जो अत्याचार हुए थे इसके विरुद्ध मिलकर अभियान चलाएं और स्वराज की मांग करें। यानी दोनों घटनाओं को जोड़कर उन्होंने एक आंदोलन चलाने का जो प्रयास कर रहे थे जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया था। तो 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिल गई। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए और मोतीलाल नेहरू, CR दास और राजगोपालचारी और अरोड़ा आसफ अली ने जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत को छोड़ दिया। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों में बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई, परंतु यह तो आने वाला तूफान की एक सिर्फ झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह का मुहाने जो है पर खड़े हुए थे। अब हम लोगों की पहलकदमी के बारे में बात कर लें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई जगह पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। कहने का मतलब है कि जो गांधी जी का जो विचार था इस विचार का अर्थ लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से निकाला। ठीक ना। और जो तर्क लोगों ने दिया उस गांधी जी के विचार से नहीं मिलते थे। ठीक ना। सभी जगह लोगों ने अपने जो है आंदोलनों को स्थानीय मुद्दे के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए कुछ उदाहरण पर हम विचार करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, खेड़ा गुजरात में पटीदार किसानों ने अंग्रेजों के द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानें पर घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रह में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि उपनिवेश सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। बहुत सारे वन जो है गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द स्थापित होने वाला है। सिंध की बात की जाए तो सिंध जो वर्तमान में मौजूदा पाकिस्तान में पड़ता है, मुस्लिम व्यापारी और किसान आंदोलन के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की थी। आगे बात की जाए तो देखिए, कहा जा रहा है कि पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की
सहायता से गुरुद्वारों में जम बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। कौन सा? तो ये आपका अकाली आंदोलन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिखाई देता था असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ पे बात आता है, क्वेश्चन बनेगा कि गांधी महाराज की जय कहाँ पे लोगों ने नारे लगाए थे? तो असम में ये चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों ने ये नारा लगाया था और अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व के वाले बागानों को नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में श्री कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाता था। तो यह जो है चाय के बागान के जो मजदूर थे वो लोग जो थे वे गांधी जी की जय कहा करते थे और गांधी राज का जो है गीत गाते थे। तो ये जो है, अब हम फिर बात करते हैं जनता की महात्मा इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन उदाहरणों से आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी वर्गीय टकरावों की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए जो है गांधी जी को श्रेय दिया करते थे। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, तो स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैरकानूनी बेदखली को रुकवाने के में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उनके गांधी जी की वजह से प्राप्त हुई है। और कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने कई जो है कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं था। मतलब कि लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो गांधी जी के नाम पे कर रहे थे। अगर सफलता मिल गई तो गांधी जी के चलते सफलता मिली है। लेकिन आप जानते हैं कि गांधी जी कभी भी किसी चीज़ का विरोधी नहीं थे। वो चाहते थे कि सही सलामत से बात विचार करके जो है चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, ठीक है। जनता से उपजी छवियों में भी महात्मा गांधी के अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता रहा था। अब हम बात करते हैं 1922 से लेकर 1929 की घटनाओं के संबंध में। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरोध थे। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंसक आंदोलन हो। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन यानी 5 फरवरी 1922 का दिन था और उसमें 22 पुलिस वाले जो है उस थाने में जलकर राख हो गए थे। और इस किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उन पर शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। और इसके बाद जो है महात्मा गांधी चूँकि बरदोली में थे और उन्होंने क्या किया तो 12 जो है फरवरी को उस आंदोलन को वहाँ उसने स्थगित कर दिया था। असहयोग आंदोलन को खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत जो है गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने वाली काफ़ी मदद मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार जो है काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था, ठीक है। आगे बात कीजिए। देखिए एनसीईआरटी है क्या कि एनसीईआरटी में आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जो फैक्ट मिलेगा ना, जो कथन मिलेगा ना, वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। चलिए आगे बात की जाए तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं को संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों को सोच में गहरा फर्क रहा है। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाइए, उसकी
दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक में आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यानी 1929 में जो है आप जानते हैं कि जो 1929 में जो अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, वहाँ पे क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है और फिर वहाँ पे मध्य रात्रि में झंडे फहराए जाते हैं और 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो है आह्वान किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं। यहाँ पे कहा जा रहा कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में आयोग भारत भेजा। ठीक है, इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था, कोई भी भारतीय नहीं था साइमन कमीशन में। इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ था। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया। जब साइमन कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। क्रांतिकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। अब यहाँ पे दिया गया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में, भगत सिंह के बारे में। इसे भी हम लोग देख लेते हैं। हम देखिए, बहरे को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन चुका है टीआरई 2 टीआरई 3 में भी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगत सिंह के बारे में, इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हम लोग पढ़ सकें। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य राजनीतिक राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूर और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1928 में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, तो दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में किया गया था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, उन्होंने क्या किया, जो सैंडर्स था उसकी हत्या इन लोगों ने कर दी मिलकर। अपने साथी राष्ट्रवादी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो है बम कब फेंका गया था केंद्रीय विधानसभा में। तो कौन कौन थे, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। इन लोगों ने 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानसभा परिषद में क्या किया, बम फेंका था। और क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण के अवगत कराना है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। चलिए अब हम दांडी मार्च के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, पूर्ण स्वराज अपने आप को आने वाला नहीं था। मतलब कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये अपने आप तो आने वाला था ही नहीं, इसके लिए संघर्ष करना था। इसके लिए लोगों ने लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन पर बिक्री कर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था। आगे बात करें तो आगे कहा जा रहा है, इसी तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। अब देखिए, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से गांधी जी और उनके 78 अनुयायी थे जो साबरमती से 240 मील, ध्यान रखिएगा मील, यहाँ पे किलोमीटर लिखा था इसलिए मैंने इसको हाइड कर दिया है। यहाँ पे मील होगा 240 मील या 391 किलोमीटर के आसपास, ध्यान रखिएगा मील ही देता है अक्सर। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीआरई में कि कितने किलो मील, ठीक ना, किलो मील नहीं मतलब कितने मील, तो 240 मील, ठीक ना। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है साबरमती से 240 मील दूर स्थित डांडी तक पैदल चलकर गए और
वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया, इसे भी देख लिया जाए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने यानी गांधी जी ने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। क्वेश्चन बन सकता है कि दांडी मार्च में निम्नलिखित में से किसने हिस्सा नहीं लिया था या किसने हिस्सा लिया था। तो ध्यान रखिए कौन कौन हिस्सा लिए थे। तो महिलाएं थी, किसान थे, ठीक है, बड़ी संख्या में इन लोग, और आदिवासी लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिए थे। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण जो है सत्याग्रहियों को निर्मम दमन के लिए जरिए आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया, ठीक है। और भारतीय जनता को साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनी थी। अब देखिए 1937 में प्रांतीय विधायकों में जो चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव में 11 सीटों में से 7 सीटें पर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है, यहाँ से याद रखिएगा। आगे बात करें तो आगे कहा जा रहा है कि प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे। इसके बदले में चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में क्या किया, जो मंत्री पद से थे वो लोग इस्तीफा दे दिए मंत्रिमंडल में। अब जैसे ही इस्तीफा दिए तो उसके बाद क्या हुआ कि 22 दिसंबर 1939 को ये मुस्लिम लीग और आपका BR अम्बेडकर मिलकर उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और 1920 के दशक की शुरुआत में ही राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला थी। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। तो देखिए अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाओं को घर से बाहर आने लगी थी। उन्होंने विभिन्न व्यवसाय और शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का अर्थ क्या था? उनकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक की जो अम्बाबाई, ये 12 वर्ष की साल में उनकी विवाह कर दी गई और 16 साल की उम्र में वह विधवा भी हो गई। तो इनके बारे में कहा जा रहा था कि ये बार बार जो है अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, उनको जेल में डाल दिया जाता था और फिर से जब जेल से निकलती थी तो फिर से जाकर वो महिलाओं के बीच, पुरुषों के बीच में जो है लोगों को उत्साहित करती थी, उनको जो है इस अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करते थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से एक महिला होकर भी उन्होंने कभी हार नहीं माना, इतनी बार जेल जाने के बावजूद, ठीक ना। तो इसको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग जो है नवरंगपुर स्थित पपरंदी में हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए। 300 से ज़्यादा घायल हुए थे। 1000 में से ज़्यादा को कोरापुट जिले के जेल में डाल दिया गया था। कई को गोली मार दी गई थी, फांसी पर लटका दिया गया था। वीर लखन नायक अंग्रेज़ों की अवहेलना करने वाला विख्यात जनजातीय नेता थे, फांसी पर जिन्हें लटका दिया गया था। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष के शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह का आह्वान किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया तथा कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। यहाँ पे कुछ और प्रांतीय सत्ता के बारे में दिया गया कि संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने का क्षमता देना, यही प्रांतीय सत्ता कहलाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की स्थिति को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। अंग्रेज
उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। अब देखिए, चूँकि आप जानते हैं कि गांधी जी थे ये अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन जो है 1942 आते आते खुद उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने खुद नारा दिया करो या मारो, यानी मतलब कि हिंसा के रास्ते पर चल पड़े थे, ठीक है ना। और यहाँ पे इस बात को भी ध्यान रखना था कि सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। गांधी जी और अन्य नेताओं की फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन था इसमें किसान और युवा लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीक पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया था। और कहा जा रहा है कि सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाज़ों से भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए थे, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। स्वतंत्रता और विभाजन की ओर की बात की जाए तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मतलब कि जो क्षेत्र लोग मांग रहे थे उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? चलिए अब देखिए, 1930 के दशक में आखिरी सालों में लीग ने यानी मुस्लिम लीग ने मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगे थे। इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 दशकों में हिंदुओं और मुसलमानों में संगठनों के बीच हुए तनाव का भी हाथ रहा होगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव संभवतः इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें अक्सर ज़्यादातर सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग को काफ़ी कम सीट मिला था। उससे भी मुस्लिम लीग को लग गया था कि हमारी संख्या कम है, हम अल्पसंख्यक हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है वो हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। इन चुनावों ने मुसलमानों की लीग को इस बात का यकीन दिला दिया था कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय थी कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे, परंतु कांग्रेसों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और ज़्यादा बढ़ गया था। यानी 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पे ना तो कांग्रेस का जो है सरकार बन पाई थी, ना ही मुस्लिम लीग की सरकार बन पाई थी। लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि कांग्रेस के सहयोग से हम गठबंधन की सरकार बना लें, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने साफ साफ उसे ठुकरा दिया था। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लोग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभुत्व फैलाने के लिए तेज़ी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग के बातचीत शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो वार्ता सफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसने भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उनके साथ थे। मतलब कि जो वार्ता हुआ था उसमें जो प्रस्ताव पेश किया गया था, उस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग चाहते थे कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो हमारे तरफ से रहेंगे। तो कांग्रेस का कहना था भाई हमारे तरफ से भी तो मुसलमान है, तो हमारे तरफ से भी मुसलमान जाने थे। तो इसी मुद्दे पर वो जो था वो असफल रहा। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। समान निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चलती रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इन मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3
सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा था। और ये कौन थे? 3 सदस्यीय परिसंघ। तो इस परिसंघ में सुझाव दिया गया कि अविभाजित रहे और भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र को बहुत स्वतंत्रता देते हुए ढीले ढाले महासंघ के रूप में जो है संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्य भावी था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मानने के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। और देखिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। यह क्वेश्चन टीआरई में बन चुका है, पूछा जा चुका है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 के दिन। ठीक है, इस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक भारत के विभिन्न भागों में हिंसा और ज़्यादा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए थे। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा के अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थानों से ये लोग बिछड़कर, ये जो लोग थे ये रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत बदल गई। उसके शहरों का माहौल बदल गया। एक नया देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता का आनंद विभाजन की पीड़ा और जो हिंसा के साथ सारे सामने आए थे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ कथन दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता सी राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर लगा देंगे दादा भाई नौरोजी, जो गलत होगा। कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जा रहा है कि पटेल ने 45 से 47 के दौरान आज़ादी के लिए चली वार्ताओं में एक अहम भूमिका अदा की थी। पटेल नदियाड़ गुजरात के एक गरीब व्यवसायिक परिवार से थे और 1918 में जब स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। 1931 में जो कराची का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर ये जो है ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, आगे बात किया जाए तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताया गया है कि ये पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेताओं में से एक थे। और कहा जा रहा है कि गफ्फार खां को बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक ना, वह खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। यह उनके प्रांत के पठानों को लोकप्रिय शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। बादशाह खां भारत विभाजन के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने 1947 में इस फैसले पर मंजूरी देने के लिए कांग्रेस के अपने साथियों को भी भर्त्सना की थी। ठीक है, और नीचे यहाँ पे बात किया गया मौलाना, देखिए अब यहाँ पे कहा गया कि मौलाना आज़ाद का नाम मक्का में हुआ था। मौलाना आज़ाद का जो जन्म था ये मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब की मूल की थी। बहुत सारी भाषाओं के जानकार आज़ाद इस्लाम के विद्वान और वहादते दिन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे। गांधीवादी आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहने वाले हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। उन्होंने जिन्ना को दो राष्ट्र सिद्धांत का जो है ठीक है। अब यहाँ कह रहे समाजवादी विचार रखने वाले मामूल प्रतनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस ने अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों के विश्वास नहीं रखते थे, मतलब कि गांधी जी के रास्ते पर नहीं चलते थे। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जो है सिंगापुर पहुंचे और भारत को अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और इंडियन नेशनल
आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। यानी ध्यान रखिएगा, 1944 में जो आज़ाद हिंद फौज था वह भारत में प्रवेश करने के लिए कहाँ से प्रयास किया था, तो कोहिमा और इम्फाल से प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहे। किंतु अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा कब चलाया गया था, तो 1945 में। ध्यान रखिएगा, देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमे के खिलाफ चले संघर्ष में हिस्सा लिया था। अब यहाँ पे बात की जाए तो 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन में सक्रिय रहे जिन्ना ने लखनऊ समझौते करवाने में एक अहम भूमिका अदा की थी। 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया और अंत में पाकिस्तान की स्थापना के सबसे प्रमुख प्रवक्ताओं में की कतार में जा पहुँचे। अब देखिए, ये जो नोट्स है ये NCERT से बना हुआ है और NCERT में जितना कुछ दिया है हमने उतना ही रखने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास 10th का NCERT का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो पोर्शन है उसे पढ़ेंगे। इससे कुछ ज़्यादा वहाँ पे दिया गया है तो उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और जिनको भी NCERT का नोट्स चाहिए, चाहे आपका INM हो गया NCERT से, चाहे पॉलिटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी कम कीमत पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।